नमस्कार बच्चों, मैं इलाको श्रेष्ठ राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आपका स्वागत करती हूं, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। आज हम विज्ञान के 19th चैप्टर जैव विविधता एवं इसका संरक्षण का भाग 6 शुरू करेंगे, जिसमें हम इस अध्याय के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर एक नज़र डालेंगे। जैसा मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि महत्वपूर्ण बिंदु एक वो भाग है पाठ का जो हमारे पाठ के पढ़ने के बाद जब हम इनको दोहराते हैं तो वो पाठ हमारा पूरा रिवाइज हो जाता है। यानी महत्वपूर्ण बिंदु आपको ज़रूर पढ़ने चाहिए पाठ पढ़ने के बाद, उससे हमारा पूरा पाठ का क्या हो जाता है, दोहरान हो जाता है। पर महत्वपूर्ण बिंदुओं से पहले हम शुरू करेंगे पिछली बार दिए गए 2 प्रश्नों के उत्तर से। तो पहले प्रश्न का उत्तर था आपका, राष्ट्रीय हरित अधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ये आपका प्रश्न था पहला, जिसका उत्तर रहा आपका राष्ट्रीय हरित अधिकरण का मुख्यालय भोपाल में स्थित है। हमने बात की थी कहाँ स्थित है, हमारे देश में भोपाल में। तो आप इसका उत्तर यही लिखेंगे, राष्ट्रीय हरित अधिकरण का मुख्यालय भोपाल में स्थित है। क्वेश्चन 2 था आपका, वर्ष 1992 में पृथ्वी सम्मेलन कहाँ और क्यों हुआ था। हमें 2 बातें देनी है इसमें, एक तो पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था और हमें यह भी बताना है कि वो क्यों हुआ था। तो आप उत्तर इस तरह से लिखेंगे, वर्ष 1992 में 1992 में पृथ्वी सम्मेलन ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में हुआ था। ब्राजील में एक जगह है, शहर है रियो डी जेनेरियो, जहां पर यह सम्मेलन हुआ था। तो ये हमारा किसका उत्तर हो गया, कहाँ का, कि पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था। पहले प्रश्न का उत्तर हमने यहां दे दिया। अब ये क्यों हुआ था, इस बात को हम नेक्स्ट पैराग्राफ से शुरू कर रहे हैं। पृथ्वी सम्मेलन के दौरान जैव विविधता संधि अस्तित्व में आई। यानी क्यों हुआ था, जैव विविधता के संदर्भ में हुआ था, जहां पर जैव विविधता संधि अस्तित्व में आई थी, जिसके माध्यम से सभी देशों ने जैव विविधता के संरक्षण हेतु अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की थी। आज वर्तमान में 193 देश इसको स्वीकार कर चुके हैं। तो ये पूरी जानकारी आपको इसमें लिखनी पड़ेगी कि क्यों हुआ था। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमारे दूसरे प्रश्न का उत्तर भी कंप्लीट हो जाएगा। अब हम आते हैं आज के टॉपिक महत्वपूर्ण बिंदुओं पर। पहला महत्वपूर्ण बिंदु है, जीव जंतुओं में पाई जाने वाली विभिन्नता, विषमता तथा पारिस्थितिकीय जटिलता ही जैव विविधता कहलाती है। ये हमारा पहला महत्वपूर्ण बिंदु है। याद आया कुछ बच्चों आपको, आपने कहाँ पढ़ा था इसको, पाठ के शुरू में। ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी जैव विविधता की, ये प्रौद्योगिकी आकलन रिपोर्ट जो USA के द्वारा प्रकाशित की गई थी, उसमें ये परिभाषा दी गई थी किसकी, जैव विविधता की। हम एक बार फिर से दोहराते हैं इसको कि जीव जंतुओं में पाई जाने वाली विभिन्नता, विषमता तथा पारिस्थितिकीय जटिलता ही क्या कहलाती है, जैव विविधता कहलाती है। दूसरा हमारा महत्वपूर्ण बिंदु है, जैव विविधता 3 स्तरों पर पाई जाती है। पहला प्रजाति विविधता, दूसरा आनुवंशिक विविधता और तीसरी है पारिस्थितिक तंत्र विविधता। हमने 3 स्तरों पर जैव विविधता के बारे में जाना था, आनुवंशिक विविधता, प्रजाति विविधता और पारिस्थितिक तंत्र विविधता। तो आपको ये बिंदु याद रखने होंगे। आप दोहरा रहे हैं, महत्वपूर्ण बिंदु पढ़ रहे हैं, तो आप पाठ को क्रम से दोहरा रहे हैं कि हमने क्या क्या पाठ के अंतर्गत पढ़ा था। ठीक है बच्चों, अब तीसरा हमारा महत्वपूर्ण बिंदु हमें बताता है कि जीवों का एक ऐसा समूह जिसके सदस्य दिखने में एक जैसे हों तथा प्राकृतिक परिवेश में प्रजनन कर संतान पैदा करने की क्षमता रखते हैं, क्या कहलाता है, प्रजाति कहलाता है। पढ़ाते समय मैंने कहा था कि इस पर भी आपका प्रश्न आ सकता है कि प्रजाति किसे कहते हैं। तो क्या रहेगा इसका उत्तर, जीवों का ऐसा समूह जो दिखने में एक जैसा है और क्या है, प्राकृतिक परिवेश में संतान उत्पन्न करने की क्षमता रखता है, वही जीवों का समूह क्या कहलाएगा, प्रजाति कहलाता है। तो ये यहाँ पर प्रजाति की परिभाषा भी है और हमारे महत्वपूर्ण बिंदु में ये हमें बता रहा है कि हमने पाठ में क्या पढ़ा था। अब हमारा चौथा महत्वपूर्ण बिंदु आता है, एक प्रजाति के विभिन्न सदस्यों के मध्य जीन के कारण पाई जाने वाली भिन्नता क्या कहलाती है, आनुवंशिक विविधता कहलाती है। हमने 3 स्तरों पर बात की थी। अभी महत्वपूर्ण बिंदु नंबर कौन सा था, ये दूसरा था, जिसमें 3 स्तर पे हमने जैव विविधता की बात की थी। उनमें से जो हमने पहला लिया वो कौन सा है, आनुवंशिक विविधता। यानी
क्या है आनुवंशिक विविधता? अगर जीवों के अंदर जो विविधता है या एक प्रजाति के विभिन्न सदस्यों के मध्य जो विविधता है वो किसके कारण है? अगर जीन्स के कारण है तो वो विविधता क्या कहलाती है? आनुवंशिक विविधता कहलाती है। भौगोलिक एवं पर्यावरणीय भिन्नताओं के कारण विभिन्न पारिस्थितिकीय तंत्रों में पाए जाने वाली जीव जंतुओं की भिन्नता पारिस्थितिक तंत्र विविधता कहलाती है। ये हमने पढ़ा था। पारिस्थितिक तंत्र विविधता क्या थी? विभिन्न प्रकार के जीव विभिन्न प्रकार के भौगोलिक क्षेत्रों में पाए जाते हैं और सभी भौगोलिक क्षेत्रों की अपनी अपनी अलग अलग पर्यावरणीय और भौगोलिक विशेषताएं होती हैं, जिसके कारण वहां रहने वाले जीवों में भी क्या पाई जाती हैं? भिन्नताएं पाई जाती हैं, और वही क्या कहलाता है? पारिस्थितिक तंत्र विविधता कहलाती है। तो ये हमारी पारिस्थितिक तंत्र विविधता की परिभाषा भी हो गई और उसके बारे में एक छोटी सी जानकारी भी हो गई। ठीक है, तो हमने महत्वपूर्ण बिंदुओं में आनुवंशिक विविधता और पारिस्थितिकीय तंत्र विविधता के बारे में जान लिया। पर प्रजाति विविधता, प्रजाति विविधता तो जैव विविधता ही है। किसी क्षेत्र विशेष में जो भिन्नता पाई जाती है या क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले जीवों की जो संख्या है तो या प्रजातियों की जो संख्या है वो क्या कहलाएगी? प्रजाति विविधता कहलाएगी। तो अगर क्षेत्र विशेष हमारी पूरी पृथ्वी है तो इस पृथ्वी पर मौजूद जितनी भी प्रजातियां हैं उन सब की संख्या क्या है? प्रजाति विविधता ही कहलाती है। अगला महत्वपूर्ण बिंदु, एक अनुमान के अनुसार अभी तक वैज्ञानिक पृथ्वी पर पाए जाने वाली प्रजातियों में से केवल 7% ही प्रजाति पहचान पाए हैं। हमने पढ़ा था बच्चों, आपको याद हो तो, कि इस पृथ्वी पर जो संख्या है जीवों की वो लगभग 50 लाख से लेकर 300 लाख तक मौजूद है। जितनी भी प्रजातियां हैं जीवों की वो कितनी है? 50 लाख से लेके 300 लाख तक प्रजातियां इस पृथ्वी पर मौजूद हैं। पर वैज्ञानिक अभी तक कितनी ही पता लगा पाए हैं या किनको पहचान पाए हैं? 17 लाख से लेकर 20 लाख प्रजातियों को ही पहचान पाए हैं। तो ये कितना हुआ? लगभग 7% हुआ। यानी इस पृथ्वी पर जितनी हैं उसका 7% के बारे में ही वैज्ञानिक अभी तक पहचान पाए हैं। अगला, जैव विविधता के हिसाब से भारत विश्व के 17 वृहद जैव विविधता वाले देशों में सम्मिलित है। यानी इस विश्व में जो वृहद जैव विविधता, वृहद से मतलब जो मेगा डाइवर्सिटी, वृहद जैव विविधता से क्या मतलब हुआ? मेगा बायोडाइवर्सिटी वाले हॉट स्पॉट्स जो हैं उनकी जो संख्या है विश्व में वो क्या है? 17 है। उनमें से भारत भी एक है। यानी वो यही कह रहा है कि भारत विश्व के 17 वृहद जैव विविधता वाले देशों में सम्मिलित है। वैसे अगर इसका स्थान देखा जाए तो वो कौन सा है? 10वां है। यानी जैव विविधता के क्षेत्र में, वृहद जैव विविधता के क्षेत्र में भारत का विश्व में 10वां स्थान है और एशिया में इसका 4था स्थान है भारत का। अगला है हमारा, ऐसे क्षेत्र जहां बहुत अधिक जैव विविधता पाई जाती है वो क्या कहलाते हैं? जैव विविधता तप्त स्थल कहलाते हैं। यानी बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट कहलाते हैं। सातवां है, जैव विविधता के हिसाब से भारत विश्व के वृहद जैव विविधता वाले देशों में आता है। भारत की गिनती कहाँ होती है विश्व में जैव विविधता के मामले में? 17 वृहद जैव विविधता वाले देशों में होती है। वैसे जैव विविधता के संदर्भ में भारत का विश्व में 10वां स्थान है और एशिया के अंदर कौन सा स्थान है? 4था स्थान है। ये आप ध्यान रख सकते हैं। ऐसे क्षेत्र जहां बहुत अधिक जैव विविधता पाई जाती है वो कहलाते हैं जैव विविधता तप्त स्थल, यानी बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट कहलाते हैं। विश्व में कुल 34 जैव विविधता तप्त स्थल हैं। कितने मौजूद हैं विश्व में? 34। विशुद्ध रूप से भारत में, विशुद्ध रूप से का मतलब है पूर्ण रूप से, भारत में 2 जैव विविधता तप्त स्थल हैं। कौन कौन से? एक तो पूर्वी हिमालय और एक है पश्चिमी घाट। हमने पढ़ा था कि पूर्वी हिमालय हमारे भारत में कौन से क्षेत्र कवर करता है? वैसे तो हिमालय उत्तर पूर्व में पूरे में ही फैला हुआ है, पर जो तप्त स्थल है जैव विविधता का वो पूर्वी हिमालय है, जिसमें
हमारे पूर्व में उत्तर साइड में बंगाल के कुछ भाग जैसे दार्जिलिंग वगैरह जो है, सिक्किम और असम और अरुणाचल के कुछ क्षेत्र आते हैं जो पूर्वी हिमालय बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट के अंतर्गत आते हैं। इसी तरह से एक और है पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट में हमारे कौन सा भाग है? भारत के जो पश्चिम वाला नीचे का एरिया है जिसमें केरल है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है, महाराष्ट्र है, गोवा है, ये वाला कुछ भाग है, इन राज्यों का, वो किसके अंतर्गत आता है? पश्चिमी घाट के अंतर्गत आता है। ये तो है पूर्ण रूप से यानी विशुद्ध रूप से भारत के हैं। एक और है भारत में तीसरा, इंडो बर्मा जैव विविधता तप्त स्थल। ये कई देशों में फैला हुआ है, भारत का भी कुछ क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है। भारत के पूर्वी राज्यों में जैसे नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, ये वाले जो राज्य हैं, इनका क्षेत्र जो है वो इस जैव विविधता तप्त स्थल के अंतर्गत आता है। बाकी बर्मा का भाग है और भी बहुत सारे देश हैं जो इस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। यानी ये विशुद्ध रूप से भारत में नहीं है, परंतु भारत का कुछ क्षेत्र इस इंडो बर्मा जैव विविधता तप्त स्थल के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, वर्ष 2009 में गांगे डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। ये क्यों किया गया था? संरक्षण की दृष्टि से, यानी इसको इसका शिकार नहीं किया जाए, साथ में इसको बचाया जाए, इसका संरक्षण किया जाए, लोगों को इसके प्रति जागरूक किया जाए, इसलिए इसको 2009 में गांगे डॉल्फिन को क्या कर दिया गया? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित कर दिया गया। मैं एक बार फिर से दोहराऊंगी, 2009 में गांगे डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित कर दिया गया। ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है, या गांगे डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया गया। किसी भी तरह से ये प्रश्न आ सकता है। अपन जितने भी ये महत्वपूर्ण बिंदु पढ़ रहे हैं, इन सभी पर प्रश्न हमारे बनते हैं। नेक्स्ट है आपका, ऐसी प्रजातियां जो एक क्षेत्र विशेष में पाई जाती हैं, अर्थात जिनका वितरण या विस्तार एक सीमित क्षेत्र में होता है, स्थानबद्ध प्रजातियां कहलाती हैं। हमने एंडेमिक प्रजातियों के बारे में जाना था। ये कौन सी प्रजातियां हैं? ये वो प्रजातियां हैं जो पूरे विश्व में नहीं फैली हुई, बल्कि वो किसी स्थान विशेष या विशेष क्षेत्र में ही पाई जाती हैं, और इस तरह की जातियां ही क्या कहलाती हैं? स्थानबद्ध प्रजातियां कहलाती हैं। इनके संरक्षण की तो बहुत अधिक आवश्यकता है, क्योंकि अगर किसी भी प्राकृतिक विविधता के कारण ये क्षेत्र ही नष्ट हो जाता है, तो वहां पर जो स्थानबद्ध प्रजातियां हैं वो भी हमेशा के लिए खत्म हो जाती हैं। तो इन जीवों का तो बहुत जरूरी है कि बड़े स्तर पर इनका संरक्षण किया जाए। अगला है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस घोषित किया गया। क्यों किया गया भाई? ये हम कोई भी दिवस या वर्ष मनाते हैं, वो इसलिए मनाते हैं कि हम लोग उस चीज़ के प्रति जागरूक हो सकें। इसी तरह से जो मनुष्य है उसको जागरूक करने के लिए 22 मई को संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस घोषित किया, और हर वर्ष ये 22 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट है आपका, मनुष्य के लिए जैव विविधता अत्यधिक महत्वपूर्ण है। ये बात हम पाठ में पढ़ते समय समझ चुके हैं और ये जान चुके हैं कि जितनी अधिक जैव विविधता होगी, हमारी उत्तरजीविता उतनी ही अधिक बनी रहेगी। आप अच्छी तरह समझते होंगे इसका मतलब, क्योंकि जैव विविधता है तो मनुष्य का जीवन है और सभी जीवों का जीवन भी है। न केवल आर्थिक वरन पर्यावरणीय, सामाजिक, औषधीय तथा अन्य कारणों से भी ये अत्यंत आवश्यक है। हमने जैव विविधता के महत्व में ये सारे पढ़े थे। हमने जैव विविधता के महत्व के अंतर्गत आर्थिक महत्व, पर्यावरणीय महत्व, सामाजिक महत्व, औषधीय महत्व, ये सब पढ़े थे ना। पर इनके अलावा भी ये हमारे लिए क्या है? बहुत ज़रूरी है। अन्य संदर्भों में भी ये हमारा महत्व, हमारे जीवन में महत्व रखती है। 15वां है, वर्तमान में मनुष्य के क्रियाकलापों एवं प्राकृतिक संसाधनों के दोहन से प्रजातियों की विलुप्तता दर कई गुना तक बढ़ गई है। ये बात बहुत अच्छी तरह समझ चुके हो बच्चों आप लोग, कि हम इतना अधिक उनका दोहन कर रहे हैं कि उनकी जो विलुप्तता की दर है वो
कई गुना तक बढ़ गई है। और किस कारणों से? मनुष्य के क्रियाकलापों से, जो व्यावसायिक लाभ के लिए किए जाते हैं। अगला आएगा हमारा प्राकृतिक आवासों का नष्ट होना, आवास विखंडन, जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण प्रदूषण, प्राकृतिक संसाधनों की अनियंत्रित विदोहन, अंधविश्वास व अज्ञानता, ये सभी जैव विविधता के ह्रास के प्रमुख कारण हैं। कैसे? हम लोगों ने पढ़ा था प्राकृतिक आवासों का नष्ट होना। हमारे क्रियाकलापों के कारण, बढ़ती जनसंख्या के कारण क्या हो रहा है? उनके प्राकृतिक आवास नष्ट हो रहे हैं। हम कृषि के लिए जंगलों को काट देते हैं, खनन कार्यों के लिए काट देते हैं। इस तरह से क्या हो रहे हैं? बहुत से प्राकृतिक आवास नष्ट हो रहे हैं। ऐसे ही आवास विखंडन, जो बड़े बड़े फैले हुए क्षेत्र हैं जो विभिन्न प्रकार की जैव विविधता रखते हैं, उनको हम बहुउद्देशीय योजनाएं जैसे बांध बनाना है या सड़क निर्माण है, रेलवे लाइन है, इन सभी के कारण क्या कर देते हैं? खंडित कर देते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा कारण हो जाता है किसका? जैव विविधता के ह्रास का। इसके अलावा जैसे आप पढ़ रहे हैं पर्यावरण प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन यानी ग्लोबल वार्मिंग है, अम्लीय वर्षा है, ये सब भी बहुत बड़े कारण हैं जैव विविधता के नष्ट होने के। प्राकृतिक संसाधनों का अनियंत्रित विदोहन वो जनसंख्या वृद्धि के कारण हो ही रहा है और हमारे व्यावसायिक लाभ के लिए भी हो रहा है। साथ में अंधविश्वास और अज्ञानता, ये सब कुछ इस तरह के कारण हैं जो जैव विविधता पर संकट बने हुए हैं। नेक्स्ट है आपका जैव विविधता संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और स्थानीय स्तर पर अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। हमने पढ़ा था बच्चों, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पृथ्वी सम्मेलन के बारे में जाना था, जिसमें जैव विविधता संधि अस्तित्व में आई थी। इसी तरह से राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत सारे प्रयास किए जाते हैं। तो ये सब जो किया जा रहा है, किसके लिए किया जा रहा है? जैव विविधता संरक्षण के लिए। तो हमें समझना होगा कि जैव विविधता संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कार्य किए जाते हैं, राष्ट्रीय स्तर पर भी किए जाते हैं और स्थानीय स्तर पर भी किए जाते हैं। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट आपका आता है 1968 में विश्व प्रकृति संरक्षण संघ यानी IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जिसको हम क्या कहेंगे हिंदी में? विश्व प्रकृति संरक्षण संघ का गठन हुआ था। कब हुआ था? 1968 में। ये आपसे पूछा जा सकता है IUCN का गठन कब हुआ था? 1968 में हुआ था। इस संघ ने अध्ययन के बाद एक पुस्तक का प्रकाशन किया। उस पुस्तक का नाम है रेड डाटा बुक। इस IUCN के द्वारा जो रचित ये पुस्तक है, इसमें संरक्षण की दृष्टि से जीवों को 5 संवर्गों में बांटा गया था। कौन कौन से? विलुप्त प्रजातियां, संकटग्रस्त प्रजातियां, अति संवेदनशील प्रजातियां, दुर्लभ प्रजातियां और अपर्याप्त रूप से ज्ञात प्रजातियां। हम लोगों ने पढ़ा था इन 5 के बारे में। हम 12th चैप्टर में भी ये चीज़ पढ़ चुके हैं कि विलुप्त वो प्रजातियां हैं जो इस पृथ्वी से खत्म हो चुकी हैं, अब पृथ्वी पर नहीं है। इसी तरह से संकटग्रस्त वो हैं जिन्हें अगर नहीं संरक्षित किया भी तो 1, 2 और कुछ वर्षों में ही क्या हो जाएंगी? विलुप्त हो जाएंगी। इसी तरह से अति संवेदनशील प्रजातियां यानी सभेदे प्रजातियां, ये वो प्रजातियां हैं जिन पर ध्यान नहीं दिया तो ये जल्दी ही संकटग्रस्त स्थिति में आ जाएंगी। दुर्लभ नाम से ही पता चल रहा है आपको, दुर्लभ वो है जो इस पृथ्वी पर दिखाई ही बहुत कम देती हैं, यानी कुछ क्षेत्र विशेष में ही पाई जाती हैं और इनकी संख्या क्या है? कम है। तो ये क्या है? हमारी दुर्लभ प्रजातियां हैं। अपर्याप्त रूप से ज्ञात प्रजातियां कुछ ऐसी भी हैं जिनके बारे में हम पूरी जानकारी नहीं रखते, तो हम उनको किसी वर्ग में नहीं रख पाए हैं। तो ये 5 कैटेगरीज किसने बनाई? IUCN द्वारा प्रकाशित जो पुस्तक है रेड डाटा बुक, उसके अंतर्गत दी गई है। और ये क्यों की गई? जिससे लोग जागरूक हो सकें, संरक्षण कर सकें हम लोग। किसका? जैव विविधता का। ठीक है बच्चों। अगला है हमारा और लास्ट महत्वपूर्ण बिंदु है, भारत में सन 2002 में जैव विविधता एक्ट बनाया गया, जिसके द्वारा त्रिस्तरीय संगठन के निर्माण का प्रावधान किया गया। जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था उसमें जो जैव विविधता संधि अस्तित्व में आई थी, उसी की प्रतिबद्धता के कारण भारत में 2002 में जैव विविधता एक्ट बनाया गया। ये जो जैव विविधता एक्ट था, इसका त्रिस्तरीय संगठन हुआ। वो कौन कौन से स्तर थे? पहला राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, दूसरा राज्य जैव विविधता बोर्ड तथा स्थानीय जैव विविधता प्रबंध समिति। तो इस तरह से ये त्रिस्तरीय संगठन के गठन का या निर्माण का प्रावधान किया गया था।
ठीक है बच्चों, तो ये आपके पाठ के थे महत्वपूर्ण बिंदु, और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद बच्चों।